बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर व आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान अली। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसा जा रहा है आपका दिन? यकीनन अच्छा ही जा रहा होगा और इसके साथ साथ ईद की तैयारियां भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होंगी, क्योंकि ये कुर्बानी वाली ईद इसको कहा जाता है। तो इस ईद पे जो है वो ज़्यादा आपकी तैयारी ये होती है कि कौन सा जानवर आपने ख़रीदना है और उसकी कुर्बानी जो होगी। और बच्चों के हवाले से बात करें तो बच्चे हमेशा जो है वो बड़े एक्साइटेड नज़र आते हैं कि घर में जानवर आ रहा है, उसके साथ जो उनको घुमाना फिराना भी है, उनके साथ भी उनकी एक बड़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो एक खुशी भी होती है। और इस ईद के हवाले से एक बात कहना चाहूँगी कि लाजमी उन लोगों का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो डिज़र्व करते हैं, जो इस ईद को स्पेशली जो है वो सेलिब्रेट नहीं कर सकेंगे, कि उस तरीके से जो है कुर्बानी का फरीज़ा भी सर अंजाम नहीं दे सकेंगे, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और महंगाई होने की वजह से बेरोज़गारी भी लोगों में बहुत ज़्यादा है। जिस तरह अभी सूरत हाल बनी हुई है करंट, उस हवाले से लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। और इस दफ़ा जो है उस तरीके से रश भी नज़र नहीं आ रहा जिस तरह लोगों की हवाले से बहुत मंडियों में जो है वो सजी हुई होती थी और लोगों की बहुत ज़्यादा आना जाना होता था, उस तरीके से अब नहीं है। तो बहुत ज़्यादा आपने उन लोगों का ख्याल रखना है। जब भी आपने कुर्बानी करनी है तो उन लोगों तक जो है वो गोश्त लाजमी पहुंचाना है। और इसके साथ साथ आज जो है हज की सआदत भी नसीब होगी बहुत सारे लोगों को। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे, हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी हो, क्योंकि वहाँ पर हमारे मुल्क के लिए भी बहुत सारी दुआएं की जा रही हैं। तो जो जितने भी खुश नसीब होंगे जो हज की सआदत हासिल करेंगे उनको बहुत बहुत हज की मुबारक भी होगी। और इसके साथ ही अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है वो है जो हमारे रोही के रिपोर्टर हसन मलिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप हसन? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं। बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ ही हमारे साथ जो है जो दूसरे गेस्ट हैं, हमारी जनूबी पंजाब की बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, खालिद इमरान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो है आज हम हसन से जानेंगे एक तो इस हवाले से कि इनकी जो बीट है क्राइम के हवाले से वो बात करेंगे, साथ साथ इनको मुबारक भी देते हैं जी। इनको प्रोग्राम मुजरिम कौन जो है ये होस्ट भी अब करेंगे, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बेहद शुक्रिया जी, बेहद। तो कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है? एक्सपीरियंस बड़ा बेहतरीन चल रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मालिक की बेहद रहमतें हैं। स्टार्टिंग तो यूं है कि क्राइम की बीट से ही हुई थी, तो क्राइम की बीट के साथ ही अब वो क्राइम के रिलेटेड प्रोग्राम मिल जाना ऑब्वियस सी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह जीत भी है और उसके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। पहला प्रोग्राम आपने हो गया है, हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो गई है उसकी। ईद के बाद इंशाल्लाह ऑन एयर भी हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा मजा आ रहा है। क्राइम के रिलेटेड तमाम चीजें पता चल रही हैं कि किस तरह से जुर्म होता है, कत्ल किस तरह से होता है, वारदात किस तरह से होती है, और बड़ी बात यह कि मुल्जिम और मुजरिम जो है वो पकड़े किस तरह से जाते हैं। बड़ा एक यूनिक सी चीज है, आम लोगों को नहीं पता होता। जब तक हम भी फील्ड में नहीं आए थे हमें भी नहीं पता था, लेकिन यह है कि अब जब पता चला है तो ऑब्वियस सी बात है। अब ये साथ जरूर पता चला है कि टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती जा रही है उसी तरह से जराइम भी एडवांस होते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पकड़ने का तरीका भी उसी तरह से एडवांस होता जा रहा है। तो जितना जुर्म बढ़ता जाएगा जो कुछ कहते हैं, अब पहले आप मौसम का हाल बताते थे बहुत अच्छा, तो अभी बताते भी हैं खैर हमें, लेकिन उसके साथ साथ क्राइम के बारे में भी आप हमें बेहतर बताएंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। अच्छा, मौसम की बात जैसे हो रही है तो मौसम वैसे कल जो है वो हल्की हल्की बारिश भी हुई है, तो मौसम काफ़ी जो है वो बेहतर भी हो गया है। अच्छा, कोई बात हम ये समझ रहे कि जिस तरह गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा था दिन ब दिन, हमें ये लग रहा था कि यार जो ईद आएगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, लेकिन अब लग रहा है कि मौसम थोड़ा बेहतर है। लेकिन हम बाकी जी यकीन करें गुज़िश्ता कुछ ऐसे दिनों से लग ऐसे रहा था कि ईद पर तो बंदे की जान निकल जाएगी। 43-44 टेम्परेचर था, फील्स लाइक 53 हो रहा था, यानी आप 55 तक गया, 55 तक गया। और मुल्तान में वो जिस दिन 53-55 का था टेम्परेचर, तो आप यकीन करें बाहर निकलना नामुमकिन सी बात थी। इतनी शदीद गर्मी थी, ऐसा लगता था जब वो हवा चलती है ना ऊपर से ये हमारी स्किन डैमेज हो रही है। मैं उस दिन जब ऑफिस से निकल कर गया हूँ घर, तो आप लिटरली यकीन करें घर पहुंचते तक मुझे ऐसा फील हो रहा था मेरा आधा जिस्म झुलस चुका है। और वो उसी दिन की बात थी कि वो गर्मी काफी शदीद थी, हीट स्ट्रोक काफी ज्यादा खदशा था लोगों के लिए।
बार बार डॉक्टर्स की जानिब से यही कहा जा रहा था, हमें खुद भी फील हो रहा था कि बाहर जगहों पर ना निकलें, सूरज के लिए डायरेक्टली बाहर जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। हाँ। तो बेहतर ये है कि ऐसे मौक़ों पर इंसान अपना खुद ही एहतियात करे, और अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की, अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो गई है, मौसम बेहतर हो गया। अब तो ये भी कह रहे हैं कि ईद तक मौसम बेहतर रहेगा। चले अच्छी बात है, हम कहते चले ईद तो अच्छी गुजरे। ईद अच्छी गुजरे, बिल्कुल ऐसे ही है ना। अच्छा जी, मजीद भी आपसे बात करते हैं, खालिद से जानते हैं, खालिद कैसे जा रही है आपकी ईद की तैयारियां चल रही हैं? जी, सबसे पहले तो रोही का थैंक्स, आपका थैंक्स, और अल्हम्दुलिल्लाह ईद तो दिन ही ऐसा है कि हर मुसलमान के लिए बड़ा खूबसूरत दिन है, बड़ा खुशी का दिन है, और तैयारियां तो ना हो तो फिर ईद का मज़ा नहीं आता। जानवर वगैरह खरीद लिया? जी बिल्कुल, बस अभी जो है ना प्रोसेस में है आजकल। आपको पता है डेली जो है ना जाते हैं। हमारे यहाँ असल में ऐसा होता है कि सब भाई और कज़न्स हम लोग मिल के जो है ना मंडी जाते हैं। सब ने अपने अपने घर के लिए, फैमिली के लिए जानवर लेना होता है। तो पिछले कुछ सालों से एक अलग सा एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि जिस तरह हर गुजरते दिन के साथ महंगाई हो रही है, और मंडी में जब जाते हैं तो छोटे जानवर से लेके बड़े तक रेट्स इतने ज़्यादा हैं कि बंदा रेट सुन के परेशान हो जाता है। तो अच्छा, इस बार नहीं है ना जिस तरह मैंने कहा कि बड़ा रश होता था, लोग बहुत ज़्यादा नहीं, वैसी गहमा गहमी नहीं नज़र आ रही। मैं 4 या 5 दफ़ा जा चुका हूँ इसी सिलसिले में, और हमारी फैमिलीज़ में से 2 ने अभी तक ले ली है, अभी मैंने भी लेनी है आज इंशाल्लाह। तो लेकिन महंगाई की वजह से जो है ना वो गहमा गहमी और ज़ोर शोर जो होता था वो इस दफ़ा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा। तो बस अल्लाह ताला रहम करे अपना मुसलमानों। ऐसे ही है, हम सबके लिए आसानियाँ हों, क्योंकि हमारा मुल्क जो है इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त से गुजरा है, फिर उसके साथ साथ फिर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिन ब दिन ना उनकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि आपके मुल्क में उस तरीके से जो है स्टेबल नहीं है। जो सियासी सूरत हाल है वो दिन ब दिन आपकी बिगड़ती जा रही है, तो चीज़ें बहुत अफरा तफरी में ही हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, हसन से जानते हैं, हसन इस टाइम क्राइम के हवाले से हम बात करें तो क्राइम की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिस तरह हम देख रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, उसी तरीके से आपका क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। अब लोगों के पास कोई ऑप्शन और नहीं बचती तो वो क्राइम की तरफ ही बढ़ते हैं। अब हमारा स्ट्रीट क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, घर इवन कि अब आपके घर में भी महफूज नहीं है, घर में भी डकैती और चोरी की वारदातें जो है वो आम हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। असल में इसके पीछे जो बेसिक प्रॉब्लम है ना, ये है कि हम लोग प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है। हमने बेसिकली सोल्यूशन की तरफ जाना है कि एक प्रॉब्लम जो हो रहा है उसको सॉल्व किस तरह से करना है। आप जब भी फॉरेन कंट्रीज़ में जाए ना, तो वहाँ पर ये एक सर्वे है कि 9 लोगों के लिए एक डॉक्टर और एक पुलिसमैन है। 9 लोगों के लिए, यानी जहाँ पर अगर एक जगह पर आबादी है 500 लोगों की, तो वहाँ पर अगर आप डिवाइड करें तो वहाँ पर और कुछ नहीं, 50 डॉक्टर्स होंगे और 50 पुलिस एहलकार होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए। अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में 1700 लोगों के लिए एक पुलिस वाला है, 1800 लोगों के लिए एक डॉक्टर है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, एक थाने की हदूद में कितने लाख लोगों की आबादी आती है, और सिर्फ थाने की जो वो है, आप कह लें नफरी जो है थाने की, उन्होंने थाने काम भी देखने हैं, उन्होंने मुजरिमों को अदालत में भी पेश करना है। एक तफ्तीशी के पास 18 केसेस होते हैं, जिसमें चोरी का भी केस है, डकैती का भी केस है, हाउस रॉबरी भी है, उसके साथ जिना बिल जबर का केस भी है, उसके साथ आप दौरान डकैती मर्डर का केस भी है, और ब्लाइंड मर्डर भी हैं। आप ये देखें कि एक तफ्तीशी जिसके पास 18 केसेस हों, वो एक बंदा क्या करे, क्या क्या काम करे। 1800 लोगों को, 1700 लोगों के लिए एक पुलिस वाला क्या करे, और एक कांस्टेबल, एसएचओ की बात नहीं हो रही, एएसआई की बात नहीं हो रही, एसआई की बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ एक पुलिसमैन की बात हो रही है जो एक कांस्टेबल है। 1700 लोगों को एक बंदा कहाँ से पूरी करेगा। तो बात यह है कि जराइम हो क्यों रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि पुलिस की कम नफरी की वजह से जराइम हो रहे हैं, जुर्म बढ़ रहे हैं। पुलिस की नफरी बढ़ाई जाए, पुलिस की नफरी बढ़ाने के बाद गश्त को बढ़ाया जाए। जैसे ही गश्त बढ़ेगा, पुलिस की नफरी बढ़ेगी, मामलात थोड़े से स्टेबल होंगे, तो उसके बाद जुर्म कम हो जाएगा। अगर हम गुज़िश्ता एक हफ्ते की बात करते हैं ना, ये जून के तीसरे हफ्ते की, इसमें कितना
रेशो के साथ जो दर्ज FIR हैं, दर्ज FIR याद रखिएगा, अगर 100 जुर्म हो रहे हैं उनमें से सिर्फ 33% जुर्म रजिस्टर्ड होते हैं और ऐसे होते हैं 60 से जायद ऐसे केसेस होते हैं जो कि रजिस्टर ही नहीं होते। अल्लाह ना करे किसी का मोबाइल, आपका मेरा मोबाइल चोरी हो गया है तो हम ये कहते हैं यार क्या थाने जाएंगे, वहाँ से भी बातें सुनेंगे, तफ्तीशी को भी पैसे देने पड़ेंगे, दोबारा चक्कर लगते रहेंगे, बेहतर ये हम FIR रजिस्टर ही नहीं करवाते, सिम बंद करवा देते हैं, IMEI नंबर जो है उसे ब्लॉक करवा देते हैं, मोबाइल को छोड़ें। ये हम लोग सोचते हैं। लेकिन अभी तो रिसेंटली पुलिस की बहुत एक्टिविटीज पुलिस की एक्टिविटीज बहुत अच्छी रही हैं। वो तकरीबन उन्होंने 5 करोड़ से जायद मालियत के, ये 2 हफ्ते पहले की बात है, लेकिन अगर हम 1 हफ्ता पहले की बात करें, मुल्तान में तकरीबन 30 से जायद थाने हैं मुल्तान के, और मुल्तान में ऑलमोस्ट 39 लाख से जायद मालियत के जो है मोबाइल फोन चोरी और स्नैचिंग हुई है, 39 लाख से ज्यादा अमाउंट के। और इसी के साथ अगर हम मोटरसाइकिल देखें, 60 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं, डकैती हुई हैं या ऐसे ही उठ गई हैं उन लोगों की। उसकी कितनी मालियत बनती है? तकरीबन 58 लाख से ज्यादा अमाउंट के मोटरसाइकिल हैं। अगर हम टोटल देखें कि 1 हफ्ते के दौरान कितना जुर्म हुआ है और कितनी मालियत से लोग हाथ धो बैठे हैं, 3.5 करोड़ से जायद मालियत का सामान है जिससे हमारे मुल्तान की आवाम जो है वो हाथ धो बैठी है। यानी आप ये देखें कि 3.5 करोड़ से जायद 1 हफ्ते के दौरान है। अगर आप एवरेज रेशियो रखें 1 महीने के दौरान कितना जुर्म हो रहा है, 3 करोड़ भी आप रखें तो 3 करोड़ को आप 4 से दे दें, 12 करोड़ से जायद मालियत का सामान मुल्तान शहर के बासी जो है 1 महीने में से हाथ धो बैठ रहे हैं। बिल्कुल, इस पे मजीद भी बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या है मैडम, ठीक है? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जिशान है हमारे भाई बैठे हुए थे, मैं टीवी देख रहा था, न्यूज चैनल रोही, तो मैंने ना हसन भाई से बात करनी है। ये कह रहे हैं कि नफरी बढ़ाई जाए ताकि जो है ना क्राइम वगैरह कम हो। मेरे ख्याल से पुलिस का महकमा ही खत्म होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग तो रिश्वत लेते हैं, गरीब के लिए इंसाफ तो है ही नहीं। अगर एक बंदा का मर्डर हो जाता है गरीब आदमी का, उसको इंसाफ लेने के लिए जो है ना पहले इतने धक्के खाने पड़ते हैं, फिर कोर्ट जाओ, वकील को फीस दो, फिर वकील 50,000 हमसे लेगा, फिर मुस्लिम पार्टी वाले से लाख रुपए देंगे। इंसाफ नाम की तो कोई चीज ही नहीं है बाजी। ये हसन भाई मुझे जवाब देंगे कि मुझे नहीं लगता कि पुलिस में कोई बंदा ऐसे काम करता हो। सारे रिश्वत खाते हैं, मॉरर से लेके SHO तक, DSP तक सारे पैसे खाते हैं। ये हक को नाजायज कर देते हैं, नाजायज को हक पे ले आते हैं। मेरे हिसाब से तो पुलिस का मामला बेकार हो चुका है, क्योंकि सरदारी सिस्टम है, वडेरा सिस्टम है। आजकल सियासी लोग DSP को दबा देते हैं, मेरा काम नहीं करते तो मैं आपका ट्रांसफर करा देता हूँ। मेरा अपना भांजा का मर्डर हुआ है पॉइजन में, तो मुलजिम को बेनिफिट ऑफ डाउट पे जज ने ब्री कर दिया। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि हमारे साथ हुआ क्या है। 3 साल केस चला है, आखिर में जो मुलजिम है उसको ब्री कर दिया बेनिफिट ऑफ डाउट दे के। मेरे ख्याल से पुलिस न तो बिल्कुल ही खत्म कर दी जाए। ठीक है, ये आपका वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम इस बात पे इतफाक भी करेंगे कि जाहिर हम लोग इंसाफ की अगर बात की जाए, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा अलमिया है कि कभी भी इंसाफ के हवाले से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आपको मिलेगी, आपको इंसाफ उस तरीके से नहीं मिल सकेगा। जो मजलूम है वही जो है वो मुजरिम करार दे दिया जाएगा, उसी को ही सजाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। एक तो उसका अपना एक नुकसान हुआ होता है, और उसके बाद हम जब देखते हैं कि अदालत की तरफ से या पुलिस की तरफ से उसको कोई इंसाफ मिलेगा तो वो कभी भी आप जिशान भाई ने बात बहुत अच्छी की है। बेनिफिट ऑफ डाउट देकर जो लोग बरी हो जाते हैं ना, वो हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा आदमी है। अब ये है कि ये बेनिफिट ऑफ डाउट दिया क्यों जाता है, लोगों को छोड़ा क्यों जाता है? हमारे कानून की पासदारी नहीं है। कानून जहां पर स्ट्रोंग होता है तो वहां बड़े से लेकर छोटे तक को पता होता है कि कानून स्ट्रोंग है, अगर मैंने कोई बात गलत की ना तो मेरा एहतसाब होगा। तो फिर कानून वहां पर किस तरह का होता है कि वहां का हुक्मरान जो है वो रात को भेस बदल कर सड़कों पर और गलियों में गश्त करता है कि कहीं जाकर देखो मेरी आवाम जो है, मेरी रियाया जो है डिस्टर्ब तो नहीं हो रही। अब मुझे ये बताएं, आज के हुक्मरानों को तो प्रोटोकॉल लेने के अलावा फुर्सत ही नहीं है। आज वो वक्त अगर हम देखें कि 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक हुक्मरान वो भेस बदलकर रात के पहर सड़कों पर और गलियों में जाकर सिर्फ इसलिए गश्त किया करते थे कि यार मैं जाकर देखूं कि मेरी रियाया जो है, मेरे अंडर आने वाले लोग जो हैं वो किसी डिफिकल्टी का शिकार तो नहीं है। आज के दौर में क्या है? आज के दौर में तो कोई बंदा आ रहा हो,
उसी रोड की सबसे पहले सफाई की जाती है, उसी रोड पर 50 पुलिस एहलकार खड़े किए जाते हैं कि जी जैसे ही वो गुजरे आपने सिर्फ उसे सलूट करना है, आपकी ड्यूटी है, आप तनख्वाह इस चीज की ले रही हैं कि आपने उसे सलूट करना है। ये बड़ा अफसोस के साथ हमें जो कल्चर है ना ये कहना पड़ता है कि यहाँ पर लोग जो है आकर कहीं बेबसी का शिकार हो जाते हैं, कहीं मजबूर हो जाते हैं। तो जो मैं समझती हूँ आज के दौर में अगर कोई कसूरवार है तो वो है जी आपका गरीब होना। जाहिर है आपके पास अगर कुछ नहीं है और आप कुछ नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है आपके लिए ना इंसाफ की राहें खुली हैं, ना आपके पास जो है किसी और चीज़ पे आप अपने आप को कहेंगे कि यार हम लोगों को यहाँ पर रिलीफ मिल जाए या हमारे लिए आसानियाँ होंगी। तो ये चीज़ भूल जाए, हमारे यहाँ मुल्क का निज़ाम ही इस तरह का बन चुका है। बिल्कुल। दूसरी इन्होंने जो बात की है कि पुलिस का महकमा ही खत्म कर दिया जाए या तमाम लोग ही करप्ट हैं, तो वो अच्छे और बुरे हर जगह पर होते हैं। हम ये नहीं कह सकते, तमाम लोगों को अच्छा नहीं कह सकते, तमाम लोगों को बुरा नहीं कह सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह से है कि बुरे लोग इतने डोमिनेंट हो चुके हैं कि अच्छे लोगों को रहने ही नहीं दिया जाता। कोई अगर अच्छा आता भी है तो उसे कहते हैं कि तू अच्छा बन रहा है, हमारी लाइन में आ जा, नहीं तो तेरा ट्रांसफर कर देंगे। जो अच्छे होते हैं ना वो हमेशा उनको ना ऐसे पाँव में रोन दिया जाता है। ये हमारा अल्लाह माफी दे, बड़े अफसोस के बाद ये कहना पड़ रहा है बड़ी माजरत के साथ कि हमारे यहाँ अच्छाई को इस तरीके से लिया जाता है। बिल्कुल। अच्छा जी, मजीद भी इस पे बात करते हैं। साथ ही हम खालिद से जो है क्योंकि आज हज की वैसे भी बात हो रही है और फिर आज का जो मंजर सुबह दिखाया भी जा रहा था कि जो है मनासे अरफात की तरफ जो है आज़मीन रवां दवा हैं और वहाँ पर जो है हज की सादत हासिल करेंगे, वहाँ पे खुतबे भी दिए जाएंगे और इसके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं भी की जाएंगी और बहुत सारे लोग माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमें भी जो है वो नसीब करे कि हम भी कभी वहाँ पर हाज़िरी दे सकें और वहाँ जाएं और दुआएं करें अपने लिए और अपने प्यारों के लिए बहुत ज़्यादा। तो ये एक बड़ा मैं कहती हूँ आपका एक रूपरवर मंजर होता है वहाँ पर जो इस टाइम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर इकट्ठे हैं और अल्लाह ताला की कुदरत है जी, अल्लाह ताला जिसको बुलाना चाहे अपने दर पे उसको बुला सकता है, उसके दिल में कौन सी देर है। इस पर मजीद भी बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह हम क्राइम के हवाले से भी बात हो रही है, हमारी साथ साथ हज पे भी बात कर रहे हैं। पहले अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं, आज के भाव। शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं। जी, मुल्तान शहर की सब्जी और फलों की मार्केट में आज के ताज़ा भाव की बात करें तो सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। टमाटर रोज़ाना की बुनियाद पर 10 से 20 रुपये महंगा हो रहा है। टमाटर 100 से बढ़कर 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा है। हरी मिर्ची 120 रुपये पर बरकरार है। इसके साथ अदरक जो है उसकी कीमत में 100 रुपये कमी हुई है। अदरक 900 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी थी, 800 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में अब दस्तयाब है। 100 रुपये इसमें कमी देखी गई है। लहसुन 320 में, लीमू 240 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। मौसमी सब्जियों की बात करें जिसमें भिंडी 120 से कम होकर 100 में फ़रोख्त होने लगी है। आलू 80 में, प्याज 50 में फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ अगर बात करें हम फलों की, फलों में सेब जो है 500 रुपये फ़ी किलो में, लीची जो है वो 400 रुपये फ़ी किलो में। इसके साथ अनार जो है वो मार्केट में नया आ रहा है, उसकी कीमत फ़िलहाल 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से है। उसके साथ आमों की बात करें तो सिंदरी और अनवर इटोल आम जो है वो 260 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि क्वालिटी के हिसाब से 300 रुपये फ़ी किलो तक भी आम फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके साथ दीगर आम जो हैं वो 160 में भी दस्तयाब हैं। बात करें अगर मज़ीद फलों की, जिसमें केले 150 से 240 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब हैं। इसके साथ खुबानी 200 रुपये फ़ी किलो में, आड़ू जो हैं वो 250 रुपये फ़ी किलो में, आलू बुखारा 320 रुपये फ़ी किलो में और खुश्क खजूर जो है वो 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो टमाटर की कीमत में इजाफा जो है वो शहरियों को परेशान कर रहा है। ईद में भी 1 से 2 दिन बाकी हैं, मज़ीद टमाटर महंगा हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो है कम दस्तयाबी की वजह से टमाटर की कीमत में 10-20 रुपये का इजाफा देखा जा रहा है। इसके साथ अदरक, लीमू, लहसुन उनकी कीमत पहले से कुछ कम हुई है, लेकिन अभी इतनी नहीं है कि आम शहरी आसानी से ख़रीद सकें। फलों की कीमतों की बात करें तो फल जिस तरह मौसमी फल दस्तयाब हैं उनकी कीमत जिस तरह कम होनी चाहिए थी उस तरह से कम नहीं है। फलों की कीमतों के हवाले से भी शहरी मुतालबा करते नज़र आते हैं कि फ़लों की कीमतों में मज़ीद कमी होनी चाहिए। जी,
बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। और अच्छा, इसके साथ ही जिस तरह महंगाई बढ़ती है, बाकी आपकी ज़रूरियात की चीज़ें बढ़ती हैं, इसी तरह आपकी सब्जियों फलों के रेट्स में भी इजाफा हो जाता है। और अभी जैसे ईद उल अज़हा के हवाले से हम बात करें तो अभी यही सब्जियां होंगी, यही आपकी जो बेसिक हरी मिर्च, हरा धनिया, आपके टमाटर हो गए, क्योंकि बेसिक खाने की ज़रूरत होती है, यही जो है वो थोड़े टाइम बाद जो है वो आसमान को इनकी कीमतें जो है वो छूने लग जाएंगी, बहुत महंगाई बढ़ जाती है। अच्छा, ऐसे ही हमारी कीमत ना कभी कभी हैरत होती है, चाहे माह रमज़ान आए, चाहे आपकी ईदें आए, तो उनमें आपके जो रेट्स होंगे, आपकी जो खाने पीने की चीज़ें होंगी, वो बढ़ती जाती हैं। वो रमज़ान शरीफ के लिए तो एक बड़ी अच्छी बात मशहूर है, वो कहते हैं कि दुकानदार सिंगल चीज़ को डबल ट्रिपल पैसों में बेचकर और ग्राहक की तरफ मुखातिब होकर क्या कहता है, ग्राहक को कहता है कि भाई जल्दी आप मेरी दुकान से निकलें, मैंने क्या करना है, मैंने बाजमात नमाज पढ़ने जाना है। सिंगल चीज को ट्रिपल पैसा में बेचकर और ग्राहक को ही कह रहा होता है वजन आप जाए, ऐसे महीने में हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करते हैं, ऐसे महीने में हम जो अभी आप देखें अदरक, ये अभी बता रहे थे अदरक तकरीबन 800 रुपए किलो के करीब पहुंची हुई है। अदरक 800 रुपए फी किलो। आप ये देखें हरी मिर्चें जो फ्री मिल जाती थी, धनिया फ्री मिल जाती थी, पुदीना फ्री मिल जाता था, अब वो कहते हैं कि पुदीना डालना है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। ऐसे ही होता है। जब अक्सर अम्मी के साथ जो है सब्जी लेने जाया करती थी मैं, तो अभी तो अब्बा जी ले आते हैं थोड़ी बचत हो जाती है, वरना खुद तो आपका वो जो मसाला है ना वो आपको सारी ऐड कर देते थे, हरी मिर्ची, हरा धनिया जो है वो साथ में ऐड कर देना, एक टमाटर एक वो भी दे देना, तो वो अब वो वाला सीन नहीं है। अब हर बंदा जो है ना सियाना हो गया। अस्सलाम वालेकुम, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सलीम साहब है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? बेटा बात ये है, ये जो मोबाइल फोन पे जा रहे हैं बच्चों से मोटरसाइकिलें शहर मारे जा रहे हैं, जी जी, ये इस पर क्या गौर करेंगे? क्या ये जुर्म करने वाले कौन है? मेरी 60-65 साल की उम्र है, मेरे देखने में आया है ये जो MPA MNA और थाने वाले हैं, ये लोग तो जुर्म करा रहे हैं, इनको पकड़ेगा कौन? इसकी पुष्ट सुनाई तो ये लोग करवा रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बंदे के अंदर से डर, खुदा का खौफ तो खत्म हो गया। बिल्कुल जी, ऐसे ही है सलीम साहब, अभी जो हालात हैं जाहिर सी बात है उसको देखते हुए तो हर बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इसी पे हम मज़ीद भी बात अभी हसन से करेंगे भी सही कि जिस तरह इंसाफ की पहले भी जिशान थे, आई थिंक उन्होंने जब कॉल की थी वो भी यही कह रहे थे कि उनका तो खुद भांजे का कत्ल हुआ, तो यहाँ पर इंसाफ की अगर बात की जा रही थी कि इंसाफ नहीं मिलता, तो इंसाफ वाकई नहीं आपको मिलता। और फिर अगर हम जुर्म की बात करें तो जो बढ़ी हुई महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, अब हम देखते हैं जो ये कत्ल के भी वाक़यात जो आम हो रहे हैं, तो अब वाकई दिन दिहाड़े लोगों में वाकई खौफ खत्म हो चुका है। अच्छा, पुलिस के पहले थोड़ा बहुत डर होता था, एक तो आपको खौफ होता था, वो चीज़ अब रही नहीं है, क्योंकि पुलिस तो आपके मौके पर कभी पहुंचती नहीं है, मौके पर कभी नहीं पहुंचती। और ये इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक पुष्ट पनाही ना हो तो उस टाइम तक कोई काम नहीं हो सकता। हाँ। मैं पहले भी कई मरतबा गुजारिश कर चुका हूँ कि एक थाने की हदूद में बहुत सारे खुफिया इदारे ऐसे होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, तो मैं मान ही नहीं सकता कि एक SHO को उन एजेंसीज के थ्रू या उन खुफिया लोगों के थ्रू इतलात ना मिल रही हों कि आपके इदारे, आपकी जो हदूद है उसके अंदर कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। उसके बावजूद भी अगर एक SHO या एक थाने के लोग उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते तो ऑब्वियस सी बात है उनका मिला जुला रद्द अमल है। जाहिर है ना, जब तक एक हेड ना मिला हुआ हो तो उस टाइम तक एक थाने की हदूद में से जुर्म कैसे हो सकता है? एक सही इंसाफ का पाबंद इंसान आ जाए, मैं देखता हूँ किसी भी थाने की हदूद में किस तरह से जुर्म होते हैं। अच्छा, फिर जिसके साथ जाती हुई होती है, अब उसके देख लें कि जिसने जुर्म किया हुआ होता है उसका ज़रा पल्ला भारी हो जाता है कि अगर उसने थोड़ा पैसे वगैरह लगाए हुए होते हैं, अगर उसने अपना एक थोड़ा ऊपर का हाथ रख लेता है, तो वो कभी भी आपको उस हवाले से सही गाइडलाइन मिल ही नहीं सकती। आपको उतनी देर करते जाएंगे, उतने ही इंसाफ के लिए आपको रौंदते चले जाएंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल अनफॉर्चुनेट फैक्टर है, क्या कह सकते हैं आप, बिटर रियलिटीज़ हैं, तस्लीम करना भी पड़ता है और कितनी मरतबा उजागर कर भी चुके हैं। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक हरबा अपनाया हुआ है कि वो 3 कत्ल हो गए, उनका कोई किसी को इंसाफ नहीं मिला, लोग दर बदर फिरते रह गए, एक किसी कत्ल को ट्रेस करके उसका मुलजिम पकड़ के वो पूरे मीडिया के आगे दिखा दिया, जी हमने 24 घंटे के अंदर कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। वो अगर एक मुलजिम 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो सकता है तो 3 और जो लोग हैं उनके मुलजिमान क्यों नहीं गिरफ्तार हो सकते? इसका मतलब ये है कि पुलिस वालों के पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, इक्विपमेंट्स हैं,
उनके पास तमाम इतलात हैं, उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है कि अगर एक ब्लाइंड मर्डर को 24 आवर्स में अगर वो ट्रेस कर रहे हैं, ऐसा ही है ना, आपकी मेरी बात तो नहीं है, पुलिस वालों की बात है कि हमने एक ब्लाइंड मर्डर को 24 आवर्स में उसका कल्प्रिट जो है उसे हमने अरेस्ट कर लिया है। अगर वो अरेस्ट हो सकता है तो वो क्यों नहीं अरेस्ट हो सकते जो पहले कत्ल हुए? अच्छा भाई, लोग अभी यही परेशान है ना, अभी ये कहते हैं कि जो जराइम हो रहे हैं या इस टाइम हम लोग देखते हैं क्राइम की सूरत हाल है, उस पर काबू पाया जा सके, हालात को बेहतर किया जा सके। लोग थोड़ा सा जिस तरह अभी घर से निकलते हुए थोड़ा डरते हैं कि यार कहीं हमसे मोबाइल स्नैच ना कर लिया जाए, या ख़वातीन निकल रही हैं तो वो अपने इस तरीके के अपने पर्स वगैरह जो है, बैग्स वगैरह उनके ना खींचे। तो बड़ा ज्वेलरी के हवाले से हम देख लेते हैं कि अब हम लोग बाहर, इतना एक खौफ होता है कि जाहिर सी बात है आपने बाहर नहीं करेंगे यार, ज्वेलरी पहन के नहीं जाना, आपने कोई इस तरह की आपने कीमती चीज़ नहीं पहन के जानी जिसकी वजह से आपको जो है वो ऐसा कोई हो सके, कोई ऐसा आ जाए जो आपके जेवरात खींच कर ही चला जाए। ये अभी 24 जून की बात है। 24 जून तकरीबन 11:30 बजे करीब टाइम था, सुबह दिन दिहाड़े 11:30 बजे 9 नंबर चौक पर के मार्ट के बिल्कुल ऑपोजिट एक बैंक है, शायद अस्करी बैंक है अगर मैं, या बैंक अल इस्लामी है, उसकी ATM से एक बंदा पैसे निकलवा कर निकलने लगा। उसके साथ उसकी छोटी सी बेटी भी थी। 52,000 थे। किसके लिए वो पैसे निकलवा कर और बकर मंडी जा रहा था। आप यकीन करें CCTV फुटेज आई हुई है, वो ऐसे निकला ही है और 2 नकाबपोश लोग आए हैं, उन्होंने सिर्फ ऐसे चैम्बर मारा है, उसे कहा जितने पैसे निकलवाए हैं वो दे दे। एज इट इज जैसे वो जेब में रख रहा था वैसे उसने पैसे दिए। एक ने जितनी देर में बाइक को मोड़ा है, दूसरा उससे गन पॉइंट पर पैसे लेकर और फरार हो गए। ये 24 तारीख की बात है, दिन दिहाड़े 11:30 बजे ये वक़ूआ हुआ है। थाना BZ की हदूद में। असली वाली अगर हम बात कर लें, लोगों के पास ये किस तरह असला पहुंचता है, और फिर टीनेजर जो हम अब देख रहे हैं, जो हालात अब आपके फुटेजेस सामने आती हैं, उसमें आपके बिल्कुल यंगस्टर्स हैं, यही टीनेजर्स हैं, या इससे में आपके 25-26 ये एज होती है उन लोगों की, और बड़े मज़े से वो आते हैं, चाहे आपकी फार्मेसीज़ हैं, चाहे आपके बैंक ATM वाली साइड पे चले जाएं, चाहे आपके स्ट्रीट हम क्राइम की बात कर लें, मोबाइल स्नैचिंग की, तो ये लोग होते हैं। बात तो वैसे जस्ट जाहिर सी बात है, जान को देख कर तो सारे यही कहते हैं कि जान आपकी कीमती चीज़ है। तो लोग कहते हैं कि यार हमारे पास जो भी है बस ले लेकिन हमें कुछ ना ले। हकीकत है, बिल्कुल ऐसे ही है। बात तो वैसे मजाक की थी, पता नहीं हंसी आए देखने वालों को या ना आए। वो मुझे एक बंदे ने कहा कि सबसे ज़्यादा ख़राब पता है किसने किया हुआ है मुआशरे को? ये पंजाबी गानों ने और टिकटॉक ने ख़राब किया हुआ है। अच्छा, इनका श्राप जाके जाहिर सी बात है, हम कहते हैं ना हमारी जिंदगी में। ये देखिए, ये बात बिल्कुल सच है। एक वो बंदा जो यंग है, उसने मूंछों को ताऊ देना है, सर पे सिंधी टोपी रखनी है, एक उसने एक फुली उस तरह का गेटअप बनाना है जिस तरह से इन तमाम लोगों का होता है। आप देख लेना। अच्छा, ये होता है, मूवीज का असर भी हमारे ऊपर होता है। ये हमारी मूवीज का असर, टिकटॉक का असर, और पीछे पंजाब, ये आप देख लें जितने भी लोग हैं यंग, वही लोग हैं जो टिकटॉक से इम्प्रेस होते हैं। चलता हुआ स्लोमो बना हुआ है, पीछे पंजाबी गाना लगा हुआ है, 2 लोग यहाँ हैं, 2 लोग यहाँ हैं, मोटर बाइक से उतर रहे हैं, या असला है, इस क्या है। हाँ बिल्कुल, इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एडन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, खाली ये बताएं कि इसके अलावा क्या चल रहा है लाइफ में, क्या कर रहे हैं? सिंगिंग तो चल ही रही है। जी बिल्कुल, सिंगिंग पे ही फोकस है। अच्छा। और प्रोजेक्ट्स हैं, 3 प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, उसके ऊपर काम चल रहा है। अच्छा। और अभी ईद पे भी है, एक सॉन्ग मेरा आ रहा है फोक स्टार से। अच्छा। और 2 सॉन्ग जो हैं वो अंडर प्रोसेस हैं। तो इंशाल्लाह किसी ईद प्रोग्राम में या उसके बाद जैसे ही हमारा शो होगा रोही पे, तो वो आपको इंशाल्लाह सुनाएंगे। इंशाल्लाह। तो म्यूज़िक की जर्नी बड़ी अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ईद पे कुछ शोज़ भी हैं मेरे, लाइव शोज़ हैं, वो भी इंशाल्लाह करने हैं मैंने। और अभी मैं जिस तरह मुझे भी हमना ने कहा कि आज का दिन जिस तरह है, हज का माशाल्लाह दिन है, और कलाम और हमद के हवाले से मुझे कहा तो बड़ी खुशी हुई। और मैं उस हवाले से सिंगिंग से ज़्यादा इस पे प्रिपेयर रहता हूँ, इन चीज़ों पे, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें एक सुकून भी मिलता है इंसान को। तो जाहिर सी बात है, आप सूफी कलाम पढ़ें तो आपको वो, या आप इस तरह हमदे बारी ताला में जाएं, नाज शरीफ पढ़ें तो आपको एक अलग ही एक सुकून मिलता है। इसमें भी मैं नात पे भी अपने ऑफिशियल्स कर रहा हूँ,
इंशाल्लाह वो आपको अपकमिंग जो रबीउल अव्वल है उसमें ऑफिशियल भी मेरे मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। ये वो जो है ना सिंगर की क्वालिटी होती है, वो हर चीज़ को जो है बिल्कुल इंशाल्लाह वो अपने साथ लेकर चल रहा होता है। मोने लगता है जज्बात है ना, ये सब पढ़ते हुए आपकी आंखें जो है वो नम हो जाती हैं। और मैं समझती हूँ ये हर दिल की वाकई ख्वाहिश होती है कि आप अल्लाह के घर जाएं, वहाँ अल्लाह के घर जो है आप जाकर अपने गुनाहों के हवाले से माफ़ी मांगें, वहाँ नमाजें अदा करें, जितना हो सकता है इबादत कर सकते हैं, इबादत करें। तो वह जाहिर बात है उसके घर का अपना सुकून ही अलग है, और उस घर की क्या तारीफ़ करें, हमें अल्फाज ही ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल बेशक ऐसे ही है, हर मुसलमान की जो है ये ज़िंदगी में ना उसकी बड़ी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है। और जिस तरह आज का हज का दिन है और हम लोग टेलीविज़न पे देखते हैं, दुआ हो रही होती है, बिल्कुल तवाफ़ हो रहा होता है और जुमला इबादत जिस तरह हो रही होती हैं, और पूरी दुनिया से मुसलमान वहाँ पे गिड़गिड़ा के जिस तरह से दुआ कर रहे होते हैं, तो इंसान के दिल में एक हसरत होती है कि इंसान जो है वहाँ पे मौजूद हो और अपनी आंखों से वो सारा नज़ारा देखे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह ताला हर किसी को तौफीक दे। आमीन आमीन। वही पे अभी हम लोग ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि इतने लोग वहाँ पर करोड़ों की तादाद में वहाँ पर लोग शामिल हैं, और कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से शामिल हैं, किस नस्ल के हैं, किस रंग के हैं, लेकिन एक ही जगह पर इकट्ठे हैं और वहाँ पर वो अल्लाह के यहाँ हाज़िरी दे रहे हैं। तो ये बड़ी एक बात है। यहाँ हम लोग बड़ी तफरीकों की बातें करते हैं, यहाँ हम बहुत सारी चीज़ों की, यहाँ मज़हब पे बातें करते हैं, लेकिन वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर सब इकट्ठे हैं, सब वहाँ कोई इस तरह की तफरीक की बात ही नहीं, एक ही आवाज़ है, एक ही आवाज़ है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो वहाँ पर जो ये लफ्ज़ बोले जाते हैं तो वहाँ की कैफियत और वहाँ के अंदाज ही कुछ होते हैं। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में हम लोगों को भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे। इस टाइम हमारे मुल्क के लिए उनसे भी दरख्वास्त है जो वहाँ पर मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत जगह पर, तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। हमारा मुल्क है तो हम उसी से हैं। बिल्कुल हम अपने मुल्क से। अच्छा, ये बात भी है कि अपने जब वहाँ जाते हैं तो मुल्क के लिए बहुत दुआएं करते हैं, ये बड़ी आपकी अपने प्यारों को याद रखते हैं, ये बहुत अच्छी दुआ जो है वो सबसे बड़ा तोहफा है, मैं समझती हूँ। ये हमारी पहचान है ना, ये चीज़ें तो हम अगर उन लोगों से पूछें ना जो मुल्क से बाहर हैं, प्रदेश में हैं, जिस तरह काम करते हैं, अपनी फैमिली को वहाँ से सपोर्ट करते हैं कि हमारी फैमिली खुश रहे, और हम उन खुश नसीबों में से हैं जो अपने मुल्क में रह के और यहाँ की आबो हवा में हम रहते हैं। तो ये जो परदेसी हैं ना, हम उनकी फीलिंग्स को शायद समझ ही ना सकें कि वो कितनी चीज़ों को मिस करते हैं। जैसे हम त्यौहार अपने बहन भाइयों के साथ गुजारते हैं, वो कई सालों से इस चीज़ के लिए तरस रहे होते हैं कि कब हम अपने माँ बाप बहन भाइयों में जाके त्यौहार गुजारेंगे। जाहिर सी बात है, हर फीलिंग्स जो है ये तो ये भी बड़ी मैटर करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका खालिद, आप हमारे साथ रहे। हसन, आपका भी बहुत शुक्रिया, क्राइम के हवाले से काफ़ी बातें हुई, अभी रह भी गई, चले इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी उस पर डिस्कस करेंगे। आप दोनों का शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। बड़ी अच्छी शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं। जब भी पाकिस्तान आते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि वो हमारे चैनल पर ज़रूर आएँ और हमारे साथ उनकी मुलाकात हो सके। ताहा कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मेंबर हैं ब्रिटिश एम्पायर के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं जी अपने शो में। और इसके साथ ही जो है हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो भी लाहौर से यहाँ मुल्तान तशरीफ़ लाए हैं, तो हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं। नासिर बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रोफेसर भी हैं और शायर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज हम थोड़ा सा इनसे बातें करेंगे। एक तो इनकी कलाम के हवाले से भी बात होगी, और ताहा कुरैशी साहब भी राइटर हैं बहुत अच्छे माशाल्लाह, ये भी बुक्स लिखते हैं, इनसे भी बात होगी। ईद के हवाले से पहले तो जान लेते हैं, सर क्या हालचाल है? पहले तो आपको वेलकम करते हैं ना, ठीक ठाक हैं? तबीयत से ठीक है? थैंक यू, अल्लाह का बहुत एहसान है। हम यहाँ मैं आया तो हूँ, भाई की वफात हो गई, आपको जैसे पता है जी। तो लेकिन मैं वैसे सोच रहा था कि ईद यहाँ इस दफा करूँगा। अच्छा, ईद इधर प्लान का हिस्सा था, लेकिन बस वो अल्लाह भाई कुदरती के रहमत करे, वो ताहिर साहब इस दुनिया से चले गए। लेकिन यहाँ ईद तक मैं यहीं हूँ, और इस मुल्क की
गर्मी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं कि वहाँ हमें धूप खरीदनी पड़ती है, यहाँ धूप फ्री में मिल जाती है। वहाँ जो विटामिन हैं, कैल्शियम है, उसको बढ़ाने के लिए ऐसे मुल्कों में जाना पड़ता है पैसे खर्च करके कि जी थोड़ी सी कुछ जिस्म को एनर्जी मिल जाए, धूप मिल जाए। तो वो यहाँ हमें फ्री में मिलती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और फिर मुल्तान की गर्मी तो ऐसी है, मुल्तान की, और फिर उसके गर्मी के ऊपर फिर जो है वो सोने पे सुहागा ये है कि हमें यहाँ मुल्तान के आम भी मिल जाते हैं। दोनों तरफ से आप जो है लुत्फानंदोज होते हैं कि आपको गर्मियों में जो है मुल्तान का आम भी खाने को मिलता है और फिर उसकी गर्मी भी आपको। अगरचे हमारे मुल्तान वालों ने की थी, मुल्तान देना बड़ी ज्यादती है जो सारे अम्बा के बाग इन्होंने काट के रख देते हैं। ये वैसे बहुत बड़ी ज्यादती है सारे वैसे। अच्छा ये बताएं सर, जाहिर सी बात है ईद उल अज़हा की अब माशाल्लाह से जो है आज हज का दिन भी है, उस हवाले से भी बात करेंगे लाजमी। साथ साथ ईद की तैयारियां भी चल रही हैं। आप पहले ये बताइए, आपने ईद का जानवर खरीद लिया, कुर्बानी का फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं? बिल्कुल जी, क्योंकि हज है आज सऊदी अरेबिया में जी। अगरचे हमारे यहाँ तो कल होगी 9 ज़िलहज्जा। नाजरीन को बहरहाल बैनुल अक़वामी तौर पर भी नाजरीन को मुबारकबाद पेश करते हैं हज की। तो अल्लाह ताला हमें भी तौफीक नसीब फरमाए कि बार बार हरमैन शिफैन की ज़ियारत हो, उम्रा की, हज की। कोई पता नहीं होता किस वक्त कबूलियत हो जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ मैंने कुर्बानी के जानवर तो खरीद लिए हैं, और वो हर साल ऐसे ही होता है कि किसी दिन बाहर निकलते हैं शाम को और वो जो 8-10 का कुछ झुंड होता है उसको पकड़ा और लेके आ गया। सही। क्योंकि फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में भी एक पेश करनी होती है, उनकी कुर्बानी भी। सही। फिर हमारे शाह हज़रत मौलाना ख्वाजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी भी कुर्बानी एक देनी होती है, वालिदैन की कुर्बानी देनी होती है। सही। अपने मियाँ बीवी बच्चे भी फिर कहते हैं कि जब्बू जी वहीं कर दें। सही। तो फिर वो काफ़ी सारे जो है वो बकरे खरीदने पड़ते हैं। तो सारा दिन जो है वो फिर एक्टिविटी ईद का जो है ना फिर सारा दिन यही एक्टिविटी रहती है। और एक बात है कि हमारे वाले साहब के वक्त का एक ही कसाई जो आज से 25-30 साल पहले का वजीफा करता है, वो सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद वहाँ पहुँच जाता है। सही। और ये उसकी जिम्मेदारी है कि जी कुर्बानी। अच्छा, इस हवाले से आपको कसाई के हवाले से मुश्किलात नहीं? कोई मुश्किलात नहीं होती। वो मस्जिद के बाहर इस दिन तो कसाई बड़े यूं समझ लें ना, एक तो महंगे भी होते हैं और फिर आपको बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। नहीं वो तय है, उसको पता है कि जी हमने कुरैशी हाशमी जो है इनकी फैमिली है तो वहाँ जाना है, और वो वहाँ तैयार होकर बैठे होते हैं। सही है। उनको पता है कि सुबह सुबह पहुँच जाना है। सही। और वो आके माशाल्लाह सारा दिन फिर वो हमारे पास ही होते हैं। आधी कुरैशी बिरादरी तो कसाई है सर मुल्तान में। मुल्तान में तो जो कुरैशी हैं वो कसाई भी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन वो हाशमी कुरैशी नहीं है। तो हमारे यहाँ हम क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानवादे से हैं, हाशमी कुरैशी हैं। अच्छा माशाल्लाह। और बहरहाल ये नसब हसब नसब है। जी जी बिल्कुल। बख्शिश का जरिया इससे तो नहीं होना है भाई, ये तो होना है अपने अमाल से। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं भी यही बात कर रही थी आपसे पहले कि हम जहाँ पर अभी देखें ना सऊदी अरब में तमाम लोग एक ही जगह इकट्ठे हैं, वहाँ कोई रंगो नस्ल नसब कुछ भी नहीं, ना तफरीक। तो ये तो यहाँ हम लोग चीजें जो है वो कहते रहते हैं, बांटते रहते हैं, वहाँ कोई तफरीक नहीं है। वहाँ बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखें तो किसी को वो दर्जा नहीं मिला कि काबे पे चढ़ कर कहे कि जी मैं अजान देता हूँ। बिल्कुल, ये तो बाबा की हर किसी तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद का, मस्जिद नबवी का मुअज्जिन होना ये कोई मामूली एजाज नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी ने उनका रुतबा देखा, गुलाम थे, लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन में आ गए तो फिर दर्जात बुलंद हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बरतानिया के हवाले से भी आपसे जानेंगे कि वहाँ पर आप जो है, वहाँ पर भी आपकी काफ़ी ईदें गुजरी होंगी, वहाँ पर आप अपनी ईद कैसे जो है वो सेलिब्रेट करते रहे? पहले नासिर साहब से जान लेते हैं ना, सब क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, क्या हाल चाल हैं, थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताएं। जी अपने बारे में मैं क्या बताऊँ, मैं तो मुल्तान को देखने आता हूँ हर साल और साल में कोई 4-6 दफा आप मुझे लगता है आम खाने आए होंगे। जी अभी यहाँ बात हो रही थी कि यहाँ गर्मी बहुत होती है, यहाँ सिर्फ गर्मी नहीं होती, यहाँ 4 चीजें मशहूर हैं, गर्दो गर्मा, गदाओ, गोरिस्तान। तो चारों गाफ से होती हैं, लेकिन जो 5वीं चीज मशहूर है वो आम है। तो ये आमों की कशिश हमें लेके आती है। यकीन जानिए कि मैं इतने अरसे से, ये 2 महीने से लाहौर में आम आए हुए थे,
अच्छा, लेकिन आप स्पेशली आए हैं। हम उनकी तरफ देखते भी नहीं, लाहौर के आमों की तरफ, कि हमें पता होता है कि ये आम वो नहीं है जो मिठास हमारे यहाँ मुल्तान के आमों में है ना। तो जो शीरीनी, जो मिठास हमें यहाँ के आमों में मिलती है, तो वो फिर वो कहीं नहीं मिलती। तो ईद गुजारने आए हैं यहाँ, मेरे वालिदैन यहीं होते थे, अभी वालिद साहब का इंतकाल जनवरी में हुआ था, तो उसके बाद मुसलसल हम बार बार आ रहे हैं। तो गलियाँ देखते हैं, महल्ले देखते हैं, पुराने लोगों को देखते हैं और यादें ताज़ा करते हैं। जो सुकून अपने शहर में आके मिलता है वो हमें किसी बड़े शहर में नहीं मिलता। लाहौर तो आपको पता है एक समुंदर है, और उसमें तो इतनी मछलियां हैं, इतनी मखलूक है, उसमें सब गुम हो जाते हैं उन लहरों में, और थपेड़े जहां उनको ले जाते हैं वो चले जाते हैं। यहाँ वहाँ जिंदगी हमारी अपनी मर्जी की नहीं है, यहाँ जिंदगी हमारी अपनी मर्जी की है। यहाँ अपनी मर्जी से हम रात को सोते हैं, अपनी मर्जी से जागते हैं, और अपनी मर्जी से घूमते फिरते हैं, अपनी मर्जी के मंजर देखते हैं, अपनी मर्जी के मंजर में जाके उनका हिस्सा बन जाते हैं। और यहाँ सबसे पहली एक्टिविटी मेरी ये होती है, मेरे बच्चों की भी, कि जब हम यहाँ आते हैं तो एक दो दिन आराम करने के बाद, तो यहाँ के गोलगप्पे आपको पता है कितने मशहूर हैं गोलगप्पे। और गोलगप्पे है ना, वो मुल्तान के गोलगप्पे भी बड़े मशहूर हैं। वैसे आप लाहौर चले जाएं, आप कराची चले जाएं, तो उस तरह का आपको टेस्ट नहीं मिलेगा। फिर आमों के बागों में हम जरूर जाते हैं। हब्स होता है उन दोनों आम के बाग में जाएं तो पत्ता भी नहीं हिल रहा होता। ये अजीब एक मैंने देखी है कुदरत। आप देखिए कि आम के बाग में जाएं तो आम लदे होते हैं, और वो ये आम का पौधा वाहिद पौधा है, बहुत वाहिद दरख्त है जिसके फल जमीन तक लटके हुए होते हैं, और छोटा सा बच्चा भी अगर हो 4-5 साल का, वो भी फल तोड़ सकता है। कि सबक ये वही है कि जो फलदार, हमें वालिद साहब ने बताया था कि जो फलदार दरख्त होता है हमेशा झुका हुआ होता है। तो हमने तो यही सीखा है कि इर्ज और इनकिसार जो है वो अल्लाह ताला ने अपने चीजों में भी निशानियां दे दी हैं। बिल्कुल। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, तलहा है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आज आपके प्रोग्राम का हिस्सा बना हूँ, मुझे इससे खुशी भी हो रही है। और दूसरा, जो आज आपकी मेहमान शख्सियत है नासिर बशीर, उनके हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि अदब से मोहब्बत उनकी शर्ट देख के मुझे नज़र आ रही है, और जो शायर भी हैं, और मैं उनसे उनकी मशहूर गज़ल सुनना चाह रहा हूँ। उनकी मकबूल गज़ल है मंजर बदल गए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी हाँ, आपकी शर्ट की भी तारीफ हो गई है। शर्ट भी की तारीफ है। ये असल में आप जानते हैं कि लाहौर में और दूसरे शहरों में बहुत सारे अदबी फेस्टिवल होते रहते हैं, लिटरेरी फेस्टिवल होते हैं। तो ये एक फैशन चला हुआ था पिछले दिनों कि कुछ खवातीन और मेल जो हमारे लिखने वाले थे वो शर्टें पहन के आ रहे थे जिन पर अलिफ बे पे हरूफ तहजी लिखे हुए थे। ज़ाहिर हरूफ तहजी तो हमारी बुनियाद है लिखने लिखाने की। बिल्कुल। कलम से जो सबसे पहले हरूफ निकलते हैं वो तो हरूफ तहजी होते हैं, और यही से सारे ख्यालात फिर हमारे किताबी शक्ल में सामने आते हैं। तो ये मेरे बच्चों ने मुझे, ये मेरी बेटी है उजाला और मेरी बेगम साहबा ने दोनों ये मुल्तान ही से शर्ट का कपड़ा खरीदा था। इस तरह की 2-4 और भी हैं, तो उन्होंने ये मेरे लिए सिलवाई। कहते हैं आप चूंकि जाते हैं लिटरेरी फेस्टिवल में तो आपकी ये शनाख्त होनी चाहिए। तो मैं कपड़ों पर इतना ध्यान तो नहीं देता, लेकिन ये वाहिद चीज़ है कि 2-4 चीज़ें ऐसी मेरे पास हैं जो मेरे घर वालों ने मेरे साथ ये कोई सलूक किया हुआ है। कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं जिस तरह बाहर की तकरीबात में मेहमान ख़ुसूसी होता हूँ, तो अपने घर में भी एजाज़ पाता हूँ कि घर के मेरे बच्चे भी प्यार करते हैं। वो जानते हैं कि हमारे बाबा शायर हैं और अदीब है, तो इनको थोड़ा सा ज़ाहिर है ये थोड़े से एक हर शायर अदीब एबनॉर्मल होता है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा पागल होता है। और मेरे एक पंजाबी दोस्त कहते हैं, फैसलाबाद में होते थे, कहते तेनों पता है पागल कौन होता है? पागल वो होता है जो गल पा जावे। और बात यही है कि ये थोड़ी सी बस लकीर होती है कि ज़रा सा आप इधर हो गए तो आप एबनॉर्मल हो जाएंगे, और आप थोड़ा सा इधर रहे तो फिर आप बाशऊर रहेंगे। तो दरमियान में रहना चाहिए हमें। तो जो इन्होंने गज़ल की बात कही है, मंजर बदल गए, 94 में मेरी किताब छपी थी जिसका नाम ही मंजर बदल गए मैंने रखा था, और 92 में मैंने गज़ल ये कही थी। वाकई ये गज़ल बहुत मकबूल हुई थी, और अहमद नदीम कासमी साहब ने मेरी किताब का फ्लैप लिखा था, और शहजाद अहमद साहब हमारे बहुत बड़े शायर थे गज़ल के, उन्होंने उसका दीपाचा लिखा था उस किताब का। और उस पर अब तक कई मकाले भी लिखे जा चुके हैं किताब पर, मंजर बदल गए पर। तो 2-3 शेर जो मुझे याद आते हैं, शुक्र है उन्होंने आसान गज़ल पूछी है जो मुझे याद भी है, वरना मुझे अपने शेर कम ही याद होते हैं। मंजर बदल गए पसे मंजर बदल गए, वाह। मंजर बदल गए पसे मंजर बदल गए, हालात अपने शहर के यकसर बदल गए। सूरज के डूबने पे ना हैरान हुए कभी, सूरज के डूबने पे ना हैरान हुए कभी, अब सोचते हैं कितने कैलेंडर बदल गए। बहुत पहले से खद्दो खाल ना पहले से हैं ख्याल, पहले से खद्दो खाल ना पहले से हैं ख्याल,
हम कितना एक साल के अंदर बदल गए। वाह, बहुत पहले से कद्दो खाल ना पहले से हैं ख्याल, हम कितना एक साल के अंदर बदल गए। क्या कुछ बना में अदल यहाँ हो नहीं रहा, क्या कुछ बना में अदल यहाँ हो नहीं रहा, जो फैसले किए गए अक्सर बदल गए। और एक शेर है, कायम है एक रिवायत देरीना जुल्म की, ये आखिरी शेर है गज़ल का। कायम है एक रिवायत देरीना जुल्म की, बाजू बदल गए कभी खंजर बदल गए। कायम है एक रिवायत देरीना जुल्म की, बाजू बदल गए कभी खंजर बदल गए। मंजर बदल गए पसे मंजर बदल गए, हालात अपने शहर के यकसर बदल गए। वाह क्या बात। ये तो अभी जो हमारी सूरत हाल चल रही है ना, उसके मुताबिक देखिए शायरी की तो खासियत यही होनी चाहिए कि शेर अच्छा वही होता है जो हर दौर में चलता है, लगे कि ये तो आज की बात है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अच्छा, जिस तरह आपके शायरी के, सर आपको भी शायरी के साथ लगाव है? तो शायरी के साथ मुझे लगाव तो बहुत है, लेकिन मेरे पास तो इतना वक्त नहीं होता कि मैं इसको शुरू किया था। अच्छा। लेकिन मुझे ये नजर आया कि बहुत सारे शोरा मौजूद हैं और बड़ा काम हो रहा है। सही। लेकिन जो टिपिकल वेस्ट के हवाले से और पाकिस्तान और मुसलमानों के हवाले से जो काम था, वहाँ बहुत बड़ा गैप था एक। जैसे मैंने ये अपनी किताब लिखी है ना कि ये क़याम अमन और अक़वाम आलम मिसाल के तौर पर, ये जो किताब है, इस पर अब देखें ना, ये सारी जो करंट सिचुएशन है इसको डिस्कस किया गया है पिछले 100 साल के तनाजुर में। सही। कि अब ये इल्ज़ाम आता है कि जी मुसलमान दहशतगर्द है, कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द है, पाकिस्तान की कौम दहशतगर्द है, पाकिस्तान की फौज जो है वो दहशतगर्द है। ये मगर इल्ज़ाम लगाता है ना। भाई ज़रा थोड़ा सा 100 साल पीछे चले जाएं, जंग अजीम से पहले, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले चले जाएं आप, तो किसने कत्लो गारत किया? मिलियंस के हिसाब से लोग किन लोगों ने मारे? वो मगरब ही था। उसमें मुसलमानों ने तो नहीं मारा लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 में आ जाए तो क्या पाकिस्तान या कोई सऊदी अरेबिया उसमें आगे जंग में लगा हुआ था? तो यही बात है ना कि हिस्ट्री में आप जाएं तो आपको तो वर्ल्ड वॉर 2 में देखें तो क्या हमने जंगें लड़ी थी? वो हमने मारा था मिलियंस ऑफ लोगों को। फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा सा दूसरी तरफ निकल जाएं तो जो अफगानिस्तान में किया गया उसमें हम हिस्सा थे, लेकिन अग्रेसर को रोकने के लिए, जारह को रोकने के लिए बिल्कुल, तो हम गलती से इस्तेमाल हो गए मगरब के हाथ में। फिर उस वक्त तो जिहाद को बड़ी अजीम, ये एक मुकद्दस चीज समझ रहे थे मगरब वाले, और तालिबान उस वक्त तो नहीं थे, होते थे उस वक्त तो मुजाहिदीन ही थे। तो अपनी इन्होंने जो खलाई क्षेत्र थी उसका नाम भी मुजाहिदीन रख दिया और जिहाद पर फिल्में बननी शुरू हो गई। तो इस पर इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस दिया है कि जो मीडिया में इन्होंने मुसलमानों को और पाकिस्तान को जो बदनाम किया है उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ यहाँ पर आपने इसमें से एक्सप्लेन, तो मैं इस पर ज्यादा तवज्जो देता हूँ शायरी की बजाय। फिर मजीद भी इनसे जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी हमारी सर बरतानिया में वैसे कैसे आप जो है ईद को मनाते थे, थोड़ा सा इस हवाले से बताएं कि वहाँ पर जाहिर सी बात है कुर्बानी का सिलसिला वहाँ कैसे होता है? वहाँ पर आज से 20-25 साल पहले और अब भी कहीं कहीं लोग जाके कुर्बानी स्लाटर हाउस में मज़बा खाना जो होता है वहाँ किया करते थे। सही। और फिर अपना गोश्त लाते। लेकिन वो हम फिर लिमिट से थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं, इसलिए वो फिर सिलसिला सख्ती से बंद कर दिया गया। अच्छा। क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ ये फिर एक बहुत बड़ी आवाज़ चली कि जी ये जानवरों को कत्ल करना जुल्म है। क्योंकि बाहर के जाहिर सी ममालिक में आप इतना नहीं, वो ये ना कि अगर फलस्तीनी और कश्मीरी और शाम के लोग और इराक के और अफगानिस्तान के लोगों को ज़िबा कर दिया जाए तो वो उनके यहाँ जुल्म नहीं है। यहाँ पर अगर जानवरों ये एक मजहबी रस्म है तो ये जुल्म है, ये दोहरा मयार है भारत। तो लेकिन कुर्बानी करना वहाँ पर कोई जुर्म नहीं है, कानूनी तौर पर इसकी इजाज़त है। आपके जो लोग जो कसाई होते हैं जो वहाँ के, उनके पास आप बुकिंग करते हैं, वो आपको बता देते हैं जी कि आपकी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे जो भी है कुर्बानी आ जाएगी। अब तो बहुत सारे लोग यूँ करते हैं कि वो मुख्तलिफ चैरिटीज़ को वो फंड्स ट्रांसफ़र कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिकली।
कि भाई वो कुर्बानी कर देंगे। लेकिन मैं तो अभी ज़ाती तौर पर वहाँ अगर हूँ तो कुर्बानी करता हूँ, या कुर्बानी के पैसे यहाँ पाकिस्तान में भिजवा देता हूँ कि यहाँ कुर्बानियाँ कर दी जाए, या मैं खुद आता हूँ तो जितने भी बकरे लेने होते हैं वो सारे लेकर एक ही दफ़ा जो है ना वो उनको फिर यहाँ पर कुर्बानी फिर करते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, ऐसा है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा सवाल शाहिर साहब से, नासिर बशीर साहब से, कि उनका पहला शायरी का मजमुआ 1992 में आया था, तो अगला कब आ रहा है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सवाल सही है इनका। वाकई 94 में मेरा पहला मजमुआ छपा था, 92 में नहीं, 94 में छपा था। मंजर बदल गए, जिसका मैंने बताया कि अहमद कासिम साहब ने लिखा था, उसका फ्लैप, और शहजाद अहमद साहब ने दीबाचा लिखा था। तो उसके बाद मैं इतना मुनहमिक हो गया, शायरी का कुछ ऐसा फ्लो मुझ पर तारी हुआ, कोई ऐसा बहाव आया कि तख्लीक़ियत इतनी ज़्यादा तारी हो गई कि मैं हर रोज़ एक गज़ल कहता हूँ, जो रोज़ा में पाकिस्तान में बैक पेज पे छपती है। शामी साहब ने ये मेरा जौहर दरियाफ्त किया। मुझे उन्होंने कहा कि आप कथा नहीं लिख सकते हमारे अखबार के लिए, कथा होता है 4 मिसरों का। मैंने कहा सर नहीं, मुझसे नहीं लिखा जाएगा। तो अगले दिन मैंने फिर एक नज़म लिखी 7 शेरों की, वो हस्बे हाल थी, सियासत के हवाले से थी वो। तो वो उन्हें पसंद आई, उन्होंने छाप दी। कहते आप तो कह रहे थे कता नहीं लिखा जाता मुझसे, तो ये उसमें 4 मिसरे होते हैं, इसमें 7 शेर लिखे हैं आपने। मैं कहा सर मैं ये लिख सकता हूँ, मैं और रोजाना लिख सकता हूँ। तो मैंने फिर रोजाना लिखना शुरू किया, और उन्होंने शुरू में फ्रंट पेज पे छापी, उसके बाद बैक पेज पे छापी। तो अब इतनी शायरी मेरी जमा हो गई, अब मैं सोचता हूँ कि मैं अब शायरी अपनी नई शायरी करूँ या शायरी को छपवाऊँ, तो या मैं पब्लिशर बन जाऊँ या शायर बन जाऊँ। तो ये अलग जॉब्स हैं। तो लेकिन अब ये अल्लाह का शुक्र है कि मुझे एक पब्लिशर, बहुत बड़े पब्लिशर, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े पब्लिशर हैं, मुझे मिल गए हैं, और अब सारी किताबें मेरी उनके पास चली गई छपने के लिए। इंशाल्लाह इसी साल किताब मेरी 2 बुक्स मेरे पास भी हैं, उनका जिक्र भी कर देते हैं। हमारे पास हज बीती भी है इनकी, और इसके साथ जो है पहली पेशी, दो बुक्स हैं। एक मेरे ख्याल में उम्रे के सफर के हवाले से है पहली पेशी, और उसके साथ जो है हज बीती जो है ये इनकी दूसरी है हज के हवाले से। अच्छा, हज का सफर आपका कैसा रहा? माशाल्लाह। जी हाँ, आपने जिक्र किया पहली पेशी का। तो पहली पेशी जब किताब किसी को मैं पेश करता हूँ, किसी दोस्त को, तो वो कहते हैं भाई ये तो लगता है किसी, ये तो नैब में पेशी का जिक्र आता है ये। मैंने कहा ये भी ऐसे ही है, ये समझें कि ये जिस तरह एक अदालत उज़्मा है ना, हमारी अदालत उज़्मा है, तो एक अदालत अकबर भी है, वो अल्लाह की अदालत है। और हम उसमें मैं समझता हूँ कि गुनाहगार बुलाए जाते हैं, जितने गुनाहगार होते हैं वहाँ बुलाए जाते हैं, और ये नहीं होता है कि कभी वहाँ से कोई बरी होके ना आए। तो ये जो गुनाहगार होते हैं वो बुलाए जाते हैं, और मैं समझता हूँ उनकी ये पहली पेश, उनकी जब पहली बार वो जाते हैं तो उनकी पहली पेशी होती है। कई बार लोग मुझे कहते हैं यार ये हाजिरी हो गई, हुजूरी हो गई। मैं कहता नहीं, हाजिरी और हुजूरी नेक लोगों की होती है, और नेक लोगों को बुला के अल्लाह ने क्या करना है, हम बुरे लोगों को बुलाता है ताकि हमारे जिनके हाथ मैले होते हैं, हाथ वही धोता है ना अपने, जिसको पता होता है मेरे हाथ मैले हैं, मुझे अपने हाथ धो लेने चाहिए। तो वहां से हम 0 मीटर होके आते हैं फिर, और 0 मीटर होने के बाद फिर मुझसे पूछा किसी ने कि भाई जब 0 मीटर होके आगे तो मीटर तो फिर चलेगा। मैं कहा फिर अल्लाह फिर माफ कर देने वाला है, फिर अगर मीटर चलेगा तो फिर ठीक हो जाएगा, मीटर फिर 0 मीटर हो जाएंगे। अल्लाह तो गफूर रहीम है जी, आप ऐसा ना करो कि गड्डी तेज चलाते रहो। जी हाँ, तो आपने ये बात हज की है, तो हज के बारे में मेरा नुक्ता नजर ये है कि हज एक दफा भी आप अगर कर लें तो काफी है। हुजूर पाक ने भी तो हज एक दफा किया था। अभी हम बैठे हुए थे, अताउल कासमी के साहब के दफ्तर बैठे हुए थे लाहौर में, ईद पर आने से पहले बैठे थे उनके पास, हम खाना खा रहे थे। तो वहाँ उनके भी एक दोस्त है, मेरे भी मुश्तरका दोस्त हैं, वो उज़ैर अहमद साहब, वो कह रहे थे सर मैं रात को आज हज पे जा रहा हूँ। तो उनसे पूछा कि कितनवा हज है तुम्हारा? तो उसने कहा कि मेरा 3रा हज है। तो कासमी साहब ने कहा भाई मैं तो समझता भी एक हज जो काफी होना चाहिए था। देखो नबी पाक ने भी एक ही हज किया था, तो एक हज काफी होता है। तो अगर एक हज के बाद भी आदमी नहीं सुधरता, अगर एक हज के बाद भी आदमी इंसान नहीं बनता, तो फिर बेकार है फिर पैसा ज़ाया करना। फिर आप इतना पैसा ज़ाया करके आ जाते हैं, और यहाँ के फिर वही कम तोलते हैं, कम नापते हैं, बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, कतुगारगरी करते हैं। इससे हज नाम है बर्दाश्त का, बिल्कुल ऐसे मुश्किल को बर्दाश्त करने का, कठिनाइयों में जिंदगी गुजारने का। और मैंने देखा कि वहाँ जाके लोग एयर कंडीशन कमरे ढूंढ रहे होते हैं, एयर कंडीशन बसें ढूंढ रहे होते हैं। मुझे याद है मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ जा रहे थे, हम बस में बैठे हुए थे, तो मैं फ्रंट सीट पे जो नीचे जगह बनी होती थड़ा सा बना होता है, मैं वहाँ बैठा था। मेरा शौक था कि मैं यहाँ बैठूँ, सीट मैंने अपनी छोड़ दी थी AC वाली सीट, और मैं वहाँ बैठ गया था। मैं चाहता था कि मैं मदीने का रास्ता देखूँ, मैं कि कैसा रास्ता है मदीने का। तो मैं वहाँ बैठ गया, तो पीछे से एक बाबा जी उठ के आए और ड्राइवर को कहा उन्होंने कि ड्राइवर साहब
पीछे हमारे एसी काम नहीं कर रहा, हमारे ये 2-3 सीटें हैं, 4 सीटें, वहाँ एसी काम ही कर रहा, जरा एसी कूलिंग करें, ठीक करें। वो बहुत नाराज हो रहे थे, सीख पा हो रहे थे वो हाजी साहब। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा आपको ड्राइवर से कहा मैं इनको जवाब मैं दे दूं जरा। कहते चले आप बता दें। मैंने कहा हाजी साहब आप बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? कहते मदीना मुनव्वरा। मैंने कहा बताइए जब नबी पाक गए थे हिजरत करके वहाँ पहुंचे थे, किस तरह गए होंगे? क्या तब एसी बसें थी या गाड़ियां इस तरह की थी? क्या ठंडी गाड़ियां थी ऐसी ये सहूलतें थी? तो वो कैसे गए सोचिए जरा। तो ये तो हम उनकी सुन्नत पे चल रहे हैं, अमल कर रहे हैं। तो ये गाड़ी भी ना होती, हमें पैदल भी चलना पड़ता, हमें जाना चाहिए था। तो पुराने जमाने में लोग हज कैसा करते थे? जी आप पिछले पैदल जाते थे लोग, सहूलतें तो अब बहुत ज्यादा हो गई। पुराने जमाने में लोग पैदल जाते थे हज पे, बैरी जहाजों में सफर करके जाते थे, और वहां फिर जिस तरह वो गर्मी में वक्त गुजारते होंगे, कैसा वक्त होता होगा। हज तो है बर्दाश्त करने का नाम, तो लेकिन हम हज करके आ जाते हैं और फिर यहाँ अपने नाम के साथ आके लिख लेते हैं हाजी। तो नमाज भी जो पढ़ता है फिर चाहिए वो भी अपने नाम से लिखा करे, नासिर बशीर नमाजी। मैं तो जब से आया हूँ हज किया, मैं तो बताता भी नहीं किसी को, छुपाता हूँ कि मैंने हज किया हुआ है, क्योंकि मैं डरता हूँ कि मेरी कहीं पकड़ ना हो जाए कि मैं कोई लफ्जिश करूँ, कोई गलती करूँ और मुझे कोई कहे यार तुम तो हाजी थे, तुमने ये क्या कर दिया। तो हमारे यहाँ तो ये चीजें सबसे पहले यही देखी जाती है। अगर आपका किरदार नहीं बदला, आपका रवैया नहीं बदला, और अगर आप आदमी से इंसान नहीं बनते, तो फिर हज का भी कोई फायदा नहीं है, फिर उम्रे का भी कोई फायदा नहीं है। तो फिर ये चीजें बेकार है। मैं आज का वाक़या सुबह का सुनाऊं। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, जिस गली में मैं गाड़ी खड़ी की है मैंने मुल्तान में, तो वहाँ बच्चे से बार बार छेड़ते हैं, वो गाड़ी बजती है, फिर वो शोर मचाती है, वो ची करती है गाड़ी। तो आज क्या हुआ, तो आज जब मैं बहुत ज्यादा तंग आ गया तो मैं बाहर गया तो देखा बच्चे गाड़ी में छेड़, दरवाजा खोल रहे थे। वो बच्चों को होता है कि एक गाड़ी है तो हम खोल के देखें अंदर क्या होगा। तो वो बजी गाड़ी, तो मैं उनके पीछे जब गया तो वो डर गए बच्चे और अपने घर में भाग गए। तो जल्दी से फिर अंदर से उनके अब्बा जी बाहर आए, मुझसे माजत की उन्होंने, तो बच्चे रोते हुए अंदर गए डर के। उनके अब्बा जी, मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, बस ये बच्चे हैं, उनका शौक है। तो उन्होंने गाड़ी देखी, उन्होंने गाड़ी छेड़ी, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, तो कहते नहीं, मैं इनको मना करूंगा। मैं फिर अपने घर आ गया। फिर मुझे ख्याल आया, मैं बच्चे रो रहे, मेरे दिल में अभी तक ये बात अड़ी हुई थी कि बच्चे रो रहे थे वो। मैं फिर फौरन वहाँ एक जनरल स्टोर पे गया, वहां से मैं चिप्स के 2 पैकेट लेके आया। 2 बच्चे थे ना वो, तो 2 पैकेट लेके आया। और मैंने दोबारा उनकी बेल बजाई और दरवाजा बजाया, तो उनके अंदर से अम्मी निकली उनकी। मैंने कहा ये बच्चे जो आए थे ना रोते हुए, जो बच्चे गाड़ी छेड़ रहे थे, उनके लिए मैं चिप्स लेके आया हूँ। सही है। तो मैं इतना मुतमईन था आज। फिर मैंने घर बताया बच्चों को, सबको, अपने घर वालों को, भाई मैंने देखो ये किया है। तो मैं अब देख रहा हूँ कि मुझे जो फिर उनके चेहरों पे मुस्कुराहट आई। अब मैं दोबारा जब गाड़ी लेके आया हूँ, आपके पास आ रहा था, तो सारे बच्चे मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे। उन्हें उम्मीद थी कि अब शायद हमें चिप्स पे मिलेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि रवैया आपका अपना बदल सकते हैं, ये आपके अपने इख्तियार में है। चाहे आपने उम्रा किया हो या ना किया हो, हज किया हो या ना किया हो। और आज आपको पता है कि आज क्या हो रहा है, आज वकूफ़े अरफात का दिन है। जी बिल्कुल। और ये सबसे बड़ा रुकन है मनासिक हज में से, कि जो मैदान अरफात में चला जाता है, एक हदूद है उसकी, तो उस हदूद के अंदर जो रहता है, एक खास वक्त तक क़याम करता है, तो उसका वो हज होता है। तो आज तो बहुत कीमती दिन है हमारे लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके बाद मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा साहब, ओवरऑल सिचुएशन को भी देखते हुए, अभी जो पाकिस्तान के भी हालात है, थोड़ा सा आपसे इस हवाले से भी तज्जिया लेंगे। क्या देखते हैं, बाहर भी यही सूरत हाल चल रही है? देखिए जी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है, अदम इस्तेहकाम सियासी तौर पर बिल्कुल ऐसे ही है। सही। लेकिन अभी क्योंकि वहां पर निज़ाम काफ़ी मुस्तहकम है। हमारी बरतानिया में देख लें, 1 साल के अंदर 3 प्राइम मिनिस्टर तब्दील हो गए। जो बोरिस जॉनसन थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनकी हालत देखें तो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं कि जी मैंने अपनी प्राइम मिनिस्टर हाउस में पार्टी नहीं की। लोगों के माँ बाप मर रहे थे, उनको मिलने नहीं दिया कोरोना की वजह से कि जी कोरोना की पाबंदी है। और ये कह दिया कि जी आप अपने बेटों को या माँ बाप को या रिश्तेदार को घर में नहीं बुला सकते, ना किसी के घर जा सकते हैं, ना वर्क पर इकट्ठे हो सकते हैं, घर से बैठ के काम करो। ये अपने ऑफिस में पार्टियां करते रहे, 1 नहीं 2 नहीं, कितनी पार्टियां की। तो खबर बाहर निकली तो इसने पार्लियामेंट में आकर झूठ बोल दिया कि मैंने नहीं की पार्टी। लेकिन जब सबूत मिल गए तो अब उसको सजा होनी थी, उसने इस्तीफा दे दिया पार्लियामेंट से भी, वजीर आजम से भी इस्तीफा दे दिया, पार्लियामेंट में मेंबर रहा, लेकिन अब उसने मेंबरशिप से भी इस्तीफा दे दिया। सही। MP अब नहीं रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब हालत ये वहां हो गई है कि एक इंडियन जो हिंदू जो बैकग्राउंड के
शख्स जो हैं वो हमारे वहाँ वज़ीर आज़म बन गए हैं वहाँ। बरतानिया के अंदर कभी ये तस्वुर नहीं किया जा सकता था वहाँ पर इस तरह की केजी के एक इंडियन बैकग्राउंड का बंदा, एक हिंदू बैकग्राउंड का बंदा, वो बरतानिया के अंदर एक जो बहुत बड़ी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, उनके पास को अपना और कोई वहां का ब्रिटिश कैंडिडेट नहीं होगा कि उनको उस बंदे को लाके प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। कभी तस्वर किया जा सकता है। बिल्कुल। अभी सर फिर जब से वो बने हैं वजीर आजम तो फिर क्या सिचुएशन है? इज ए वेरी रिच पर्सन, बहुत अमीर आदमी है वो, सही है, और बड़ा मुनज़्ज़म आदमी है, बड़ा ही इंटेलेक्चुअल है वो, और मैनेजमेंट में भी उसका बहुत एक्सपीरियंस है, पॉलिटिक्स में है वो काफ़ी अरसे से, तो बंदा तो बड़ा समझदार है वो। लेकिन मैं उसकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर कि कितनी दफा प्राइम मिनिस्टर्स तब्दील हुए कि उनके पास अब और चॉइस ही नहीं रहा कि हालांकि उसके मुखालिफ भी थे काफी सारे लोग, लेकिन उसको प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ा। हमारे स्कॉटलैंड में देखे वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसको वहां फर्स्ट मिनिस्टर बोला जाता है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर का लेवल होता है, क्योंकि स्कॉटलैंड लहदा मुल्क है, इंग्लैंड लहदा मुल्क है, वेल्स लहदा मुल्क है, तो वहां उसको फर्स्ट मिनिस्टर बोला जाता है। वो पाकिस्तानी हेरिटेज के हैं, वो मुसलमान हैं। तो इससे दो चीजें निकलती हैं, एक तो ये है कि वहां ये नहीं देखा जा रहा कोई हिंदू है ये मुसलमान है, ये नहीं देखा जा रहा कि कोई इंडियन और पाकिस्तानी है, हाँ। वहां ये देखा जा रहा है कि टैलेंट किसके अंदर, तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज को ये एक खूबी है कि भाई आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज देकर बंदा जिस बैकग्राउंड का भी हो, जिस क्रीड का हो, जिस मजहब का हो, अगर वो डिजर्व करता है तो उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। इसमें ये एक अच्छा पहलू ये निकलता है। सर अभी भी बहुत सारे लोग, जिस तरह अभी हमारी अगर बात कर लें सियासी सूरत हाल पे देखते हुए, बहुत सारे लोग यहाँ से मूव भी कर चुके हैं, 90% लोग तो यहाँ से बाहर मूव कर चुके हैं। आगे हम अगर देखें अभी भी जो हमारी यूथ है स्पेशली वो यही जा रही है कि बस यहाँ से मूव करें बाहर के मुल्क में अपना। 90% तो हर यहाँ से मूव नहीं किया, हमारी जो 26 करोड़ की आबादी है, तो 90% अगर कर देंगे तो फिर तो जो है जी आपको ना मैं नजर आऊंगा ना आप नजर आएंगे, लेकिन काफी तादाद में जो है वो कहते हैं ना जी ब्रेन ड्रेन, जो पढ़ा लिखा तबका है वो पाकिस्तान से ड्रेन हो रहा है, जा रहा है। ये तो एक है परसेंटेज उसकी है, लेकिन बहुत लो है, इतनी नहीं है। दूसरा ये है कि जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है वो यूरोप में भी इस वक्त है। आप ये देखिए कि वॉर्स ने पूरी दुनिया को जो है वो एक इंस्टेबिलिटी दी है। जंगें कभी भी जो है वो स्टेबिलिटी नहीं लाती हैं। वहां उन्होंने अभी गैस का जो क्राइसिस है, एनर्जी का जो क्राइसिस है, वो अभी वॉर हो रही है जो यूक्रेन और रूस के दरमियान, उसकी वजह से यूरोप पूरे में इस वक्त एनर्जी क्राइसिस है, और गैस की और जो पेट्रोल है, डीजल है, उसकी कीमतें डबल से भी ज्यादा होगी। सर एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम जी, मनाल है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वही नासिर बशीर है जिनकी 10 की बुक में वो नज़म आई है बहादुर बच्चे। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मुल्तान वाले मुझे बहुत अच्छी तरह पहचाने लग गए हैं, मैं रोही पे कई दफा आ चुका हूँ मैं। हाँ। जी मैं वही नासिर बशीर हूँ, मेरी नज़म एक मैट्रिक में शामिल है बहादुर बच्चे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जिंदा शायरों में मैं वाहिद शायर हूँ जो इस सिलेबस में शामिल है, वरना उसमें जितने भी शायर शामिल हैं उन सबका कुछ 100-200 साल पहले इंतकाल हो चुका है। तो ख्याल करो तो पीछे पहले तो ये वैसे यहाँ जिंदगी मुश्किल है, मौत आसान है पाकिस्तान में, आप सही कह रहे हैं, डरना तो चाहिए हमें। अच्छा जी सर, बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों के साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही थी, टाइम का पता ही नहीं चला कि टाइम जो है बिल्कुल। कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूअर्स को? बस देखिए जी, इस मुल्क की कदर करें। इस मुल्क में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। सियासी इस्तेहकाम जो है वो लेकर आएगा मुआशी इस्तेहकाम, और उसमें हर बंदे को रोल प्ले करना चाहिए, और हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखुन लें। ये जो मराआत अपने लिए इकट्ठी कर रहे हैं, ये मराआत अवाम को दें, इनको दुआएं लगेंगी, ये खुद इनके लिए मराआत बढ़ती जाएंगी, ये मुल्क एक बड़ा ही रिच मुल्क बन जाएगा, हमारे पास रिसोर्सेज हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो 2-3 शेर सुनाना चाहता हूँ, शायरों से आप कलाम ना सुने, फिर 2-3 शेर सुना देता हूँ सर, आपको भी शायद अच्छे लगे। ये जब हम यहाँ रहते थे तो छोटे छोटे मकानों में, एक मरले के मकानों में हम रहा करते थे, और 2-2, 3-3 फैमिली रहा करती थी। तो एक नॉस्टैल्जिया वाली गजल है, 2-3 शेर उसके मैं पेश करता हूँ। छोटे से घर में सभी मिल के रहा करते थे, छोटे से घर में सभी मिल के रहा करते थे, नेमतें कम थी मगर शुक्र अदा करते थे। एक कमजोर सी जंजीर पड़ी रहती थी, घर के दरवाजों को ताले न लगा करते थे, बैठने उठने के आदाब से आगाह थे हम,
गौर से बात बुजुर्गों की सुना करते थे। वाह। साल के साल मिला करती थी पोशाक नई, साल के साल मिला करती थी पोशाक नई, हम पहनकर जिसे इतराते फिरा करते थे। बहुत जब गुजरता था गली से कोई फेरी वाला, जब गुजरता था गली से कोई फेरी वाला, दे के आवाज उसे रोक लिया करते थे। ठंडे ठहरे दिल हाँ जी, बहारे। ये सर आवाजें आपको वहां लंदन में नहीं मिलती। क्या बात है। कोई मेहमान जब आता था अचानक घर में, कोई मेहमान जब आता था अचानक घर में, मिलके सब उसकी मदारात किया करते थे। डाकिया आधी मुलाकात करा देता था, लोग अनपढ़ थे मगर खत भी लिखा करते थे। जोड़ना पड़ते न थे हाथ खताकारों को, जोड़ना पड़ते न थे हाथ खताकारों को, माजरत के लिए अल्फाज हुआ करते थे। वाह क्या बात। सरे बाजार बिछड़ जाने का खतरा ही न था। सरे बाजार